अब हर बुध, जुमा और इतवार ठीक शाम 5 बजे एक नई वीडियो अपलोड हुआ करेगी इंशाअल्लाह। हमारा अज़म हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करने का है। हम अक्सर किसी को अच्छा खाना बनाते देखते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे शेफ हैं। जनाब, शेफ और कुक में बहुत फर्क होता है। अगर आप मेरी तरह घर पर खाना बनाते हैं और आपको किसी तरह का कमर्शियल किचन में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो आप शेफ नहीं। फिर भले आप कितना अच्छा खाना बनाते हो। मतलब कि शेफ कहलाने के लिए आपका कमर्शियल किचन में काम करना जरूरी है। लेकिन हर कमर्शियल किचन में काम करने वाला शख्स शेफ नहीं कहलाता। एक कमर्शियल किचन के ज्यादातर वर्कर्स लाइन कुक होते हैं, जिनको कॉमीज भी कहते हैं, और अगर बहुत इज्जत देनी हो तो स्टेशन शेफ भी इनको बुला लिया जाता है। जब आप अपनी कुलिनरी करियर का आगाज करते हैं तो जो एंट्री लेवल पोजीशन जॉब मिलेगी वो लाइन कुक्स की होगी। इन लोगों को आड़ू ड्यूटी दी जाती है, जैसे सब्जी काटना, लहसुन अदरक या फिर आलू छीलना या फिर प्लेटें धोना वगैरह। जब ये लोग तरक्की करते हैं तो इन्हें स्टेशन शेफ्स का टाइटल दे दिया जाता है, यानी कि ये किचन के एक स्टेशन या फिर एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे, जैसे कि फ्राइंग स्टेशन, ग्रिलिंग स्टेशन, मीट स्टेशन, फिश स्टेशन वगैरह। इन तमाम स्टेशन शेफ्स का जो इंचार्ज होता है उसको सू शेफ कहते हैं। यह बहुत बड़ी पोजीशन होती है एक कमर्शियल किचन में। सू शेफ का काम पूरे किचन को मैनेज करना होता है और यह सबसे मुश्किल जॉब होती है। बेसिकली सू शेफ के ऊपर बस एक ही पोजीशन होती है और वो पूरे किचन का हेड शेफ होता है, जिसको एग्जीक्यूटिव शेफ भी कहते हैं। इस हेड शेफ का काम किचन के अमले पर नजर रखना होता है और यह यकीनी बनाना होता है कि जो रेसिपी और मेन्यू इसने बनाए हैं वो उसी तरह किचन में बनाए जा रहे हैं जैसे कि उसने बताए हैं। किसी भी बड़े रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनने के लिए आमतौर से कई साल का एक्सपीरियंस दरकार होता है। पूरे किचन में सब हेड शेफ से डरते हैं, लेकिन एक शेफ इसमें ऐसा भी होता है जो हेड शेफ से नहीं डरता, बल्कि शायद हेड शेफ उससे डरता है। पूरे किचन स्टाफ में अगर हेड शेफ किसी से तमीज से बात करता है तो वो यही शेफ होता है। इस वीडियो को देखने वाले वो लोग जो कमर्शियल किचन में काम करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यह कौन सा शेफ है, लेकिन बाकी लोगों को शायद इसका इल्म ना हो। तो जनाब, किसी भी कमर्शियल किचन का असल बदमाश यहां का हेड शेफ नहीं, बल्कि यहां का पेस्ट्री शेफ होता है। पेस्ट्री शेफ का काम बेकिंग करना और मीठे बनाना है। यह पेस्ट्री शेफ आमतौर से उतना ही कमाता है जितना एक हेड शेफ कमाता है, बल्कि कुछ केसेस में इसकी तनख्वाह हेड शेफ से भी ज्यादा होती है। कहने को तो पेस्ट्री शेफ किसी भी और स्टेशन शेफ की तरह हेड शेफ के अंडर काम करता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं। यहां तक आपको सुन के लगेगा कि अगर पेस्ट्री शेफ इतना पावरफुल होता है तो हर कोई पेस्ट्री शेफ क्यों नहीं बन जाता। तो जनाब, पेस्ट्री शेफ बनना इतना आसान नहीं। इसके लिए मेहनत के अलावा अच्छा आईक्यू और बहुत कीन ऑब्जर्वर होना भी बहुत जरूरी है। जितने एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च इन पेस्ट्री शेफ्स को करने पड़ते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा सालन तो हर दूसरा शेफ बना लेता है, लेकिन अच्छा केक बनाना हर शेफ के बस की बात नहीं होती। इसी तरह अच्छी मिठाई बनाना भी हर शेफ की बस की बात नहीं होती। यह बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ वर्क होता है, इसीलिए इनकी कुलिनरी वर्ल्ड में इतनी इज्जत होती है। पेस्ट्री शेफ ना सिर्फ फूड साइंसेस पे उबूर रखता है, बल्कि ये आर्टिस्ट भी होते हैं। जितनी खूबसूरत मिठाइयाँ और केक ये लोग डिस्प्ले करते हैं, ये सिर्फ आर्टिस्ट ही कर पाते हैं। मैं कोई पेस्ट्री शेफ नहीं और ना ही मैंने कभी इसका दावा किया है। बस थोड़ी बहुत बेकिंग आती है और अपनी महदूद मालूमात मैं आप तक इस वीडियो में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में नजर आने वाला केक मैंने नहीं बनाया। यह कारनामा किसी और का है। यह रेसिपी किसी और की है। इस रेसिपी में कुछ चीजें सही हैं तो कुछ बिल्कुल गलत। जो चीजें सही हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा और जो चीजें गलत हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। एक मिक्सिंग बोल में यहां पेस्ट्री शेफ ने 450 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है। रेसिपी शुरू हुई नहीं कि पहली गलती। पिसी हुई चीनी लेना सही है, लेकिन यहां चीनी का इस्तेमाल ही गलत है। क्यों, यह वीडियो में आगे जाके समझ आएगा। अब इसमें 225 ग्राम मैदा शामिल किया।
अगर आप गौर करेंगे तो चीनी की मिकदार मैदे से दुगनी है। ये चीनी और मैदे का रेशियो सही नहीं। उसूलन केक में चीनी और मैदे का रेशियो बराबर होना चाहिए। यानी अगर 450 ग्राम चीनी इस्तेमाल हुई है तो मैदा भी 450 ग्राम ही इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां मैदे की मिकदार आधी है, फिर भी यह केक निस्बतन सही बना। क्यों सही बना, यह भी आपको इस वीडियो में आगे जाके समझ आएगा। अच्छा, एक चीज मैं अर्ज कर देता हूं, इस तरह बेकिंग करने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स को कप में नहीं नाप सकते। इसके लिए आपको लाजमन एक डिजिटल वेइंग स्केल की जरूरत होगी। मैं आपको एक ही साइज के कप में 100 ग्राम मैदा भी भर के दिखा सकता हूं और उसी कप में 200 ग्राम मैदा भी भर के दिखा सकता हूं। इसलिए बेकिंग के लिए वेइंग स्केल का होना लाजमी है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करें। यह बिल्कुल ठीक है। नमक एक फ्लेवर एनहेंसर भी है और नमक से ग्लूटेन स्ट्रक्चर देर से फॉर्म होता है। केक के बैटर में ग्लूटेन स्ट्रक्चर कमजोर ही होना चाहिए। यह ग्लूटेन स्ट्रक्चर नमक की मौजूदगी में कमजोर होता है और केक का टेक्सचर सही रहता है। ब्रेड और केक के टेक्सचर में फर्क होता है। ब्रेड में एक खिंचाव होता है जबकि केक का टेक्सचर भुरभुरा सा होता है। ब्रेड में ग्लूटेन स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है जबकि केक में कमजोर होता है, इसीलिए केक के स्लाइस को अगर आप मोड़ेंगे तो यह मुड़ने के बजाय टूट जाएगा। तो यहां नमक का इस्तेमाल सही है। अब इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया गया और साथ ही साथ इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया गया। बेकिंग सोडा एक एल्कलाइन केमिकल होता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यह एल्कली जब एसिड से मिलता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी गैस की वजह से केक में जाल पड़ता है और यह फूलता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फर्क है? बेसिकली बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा ही होता है, लेकिन बेकिंग सोडा के साथ इसमें एसिड भी होता है। यानी बेकिंग पाउडर खुद मुख्तार तौर पे काम कर सकता है, जबकि बेकिंग सोडा को काम करने के लिए एसिड की जरूरत होती है। बेकिंग सोडा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवनिंग एजेंट है, यानी कि यह बेकिंग पाउडर के मुकाबले में ज्यादा केक को फुलाएगा। इस रेसिपी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सही मिकदार में इस्तेमाल किए गए हैं। क्यों, यह भी वीडियो में आपको आगे जाके खुद समझ आएगा। अब इसमें 150 ग्राम कोको पाउडर शामिल किया गया। रेसिपी की शुरू में मैंने चीनी और मैदे के रेशियो की बात की थी और कहा था कि मैदे का रेशियो कम है। लेकिन जब किसी भी रेसिपी में कोको पाउडर शामिल किया जाता है तो जितना वजन कोको पाउडर का शामिल किया जाता है उतना वजन मैदे का कम कर लिया जाता है। मैदा और कोको पाउडर का वजन होता है। रेसिपी में इस वजन के हिसाब से बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल किया जाता है। हर 150 ग्राम मैदे को फुलाने के लिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर की जरूरत होती है। यहां मैदे और कोको पाउडर का वजन मिलाकर 375 ग्राम है और इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया गया है। यह परफेक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी परफेक्ट के बहुत करीब है। दूसरी चीज ये कि यहां महंगा वाला डच प्रोसेस्ड कोको पाउडर नहीं बल्कि सस्ता वाला लोकल कोको पाउडर यूज किया गया है। डच प्रोसेस्ड कोको पाउडर जैसे इंपोर्टेड कैडबरी का कोको पाउडर अगर यहां इस्तेमाल होता तो रेसिपी का पीएच लेवल सही नहीं होता, क्योंकि सस्ता वाला कोको पाउडर एसिटिक होता है जो बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अगर आप यहां महंगा वाला कोको पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते तो बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना पड़ता। सस्ती और महंगी चॉकलेट के फ्लेवर में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन चॉकलेट जितनी महंगी हो अगर सही से हैंडल ना की जाए तो महंगी चॉकलेट इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं। चॉकलेट बहुत जल्दी ओवरकुक हो जाती है, इसलिए कोको पाउडर वाली रेसिपीज को अगर ज्यादा देर पका लिया जाए तो केक का फ्लेवर कड़वा हो जाता है। सस्ता और महंगा कोको पाउडर डायरेक्टली रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हर नए केक की रेसिपी को ट्राई करते हुए पहले इसे सस्ते कोको पाउडर से केक बनाएं और जब रेसिपी परफेक्ट कर लें तो महंगे अज्जा इस्तेमाल करें। अब जब तमाम सूखे अज्जा मिल जाएंगे तो वक्त है वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ आने का। एक ब्लेंडर में यहां 2 अंडे शामिल किए गए हैं। जो सफेद पाउडर इस ब्लेंडर में आपको नजर आ रहा है वो इसलिए है क्योंकि इस जग में चीनी पीसी गई थी। ये इस रेसिपी की पहली गलती थी। काश के ये पिसी चीनी इस ब्लेंडर में ही छोड़ दी जाती। बेकिंग में चीनी को वेट इंग्रेडिएंट तस्वर किया जाता है। वैसे तो चीनी सूखा अज्जा है, लेकिन बेकिंग में इसको गीला ही समझा जाता है। सवाल पैदा होता है कि क्यों, और इसका जवाब है ग्लूटेन स्ट्रक्चर।
ब्रेड के स्लाइस को अगर आप पकड़कर मोड़ेंगे तो यह मुड़ जाएगा, और अगर इसे स्ट्रेच करेंगे तो यह खिंच जाएगा और फिर टूटेगा। लेकिन अगर यही अमल आप केक के स्लाइस के साथ करेंगे तो यह फौरन टूट जाएगा। यह इसलिए होता है कि केक के बैटर का ग्लूटेन स्ट्रक्चर कमजोर होता है, जबकि ब्रेड का ग्लूटेन स्ट्रक्चर मजबूत होता है। अंडे शामिल करने के बाद इसमें 250 ग्राम दही शामिल किया जाएगा। दही एसिडिक होता है और इसीलिए इस रेसिपी में बेकिंग सोडा शामिल किया गया है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके केक को फुलाएगा। अक्सर केक की रेसिपीज में दूध शामिल किया जाता है, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया है कि दही के इस्तेमाल से केक बहुत सॉफ्ट बनता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया गया और फिर इन्हें ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लिया गया। इसके अलावा इसमें 250 ml ब्लैक कॉफ़ी भी बनाकर शामिल की गई। यहाँ जो इस तरह ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जा रहा है ये गलत है। ब्रेड के डो को बहुत देर गूंथकर ग्लूटेन स्ट्रक्चर हासिल किया जाता है, जबकि केक के बैटर को बहुत कम फेंटना होता है। बेसिकली मैदे को ओवरवर्क नहीं करना होता। अगर चीनी को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ हल कर लिया जाए तो यह बाकी वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिली हुई हो तो पिसी हुई चीनी को मैदे और कोको पाउडर के साथ वेट इंग्रेडिएंट्स में जब तक आप डिसॉल्व करेंगे तब तक मैदा ओवरवर्क हो जाएगा और इसमें ग्लूटेन स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। इस केक में भी यही हुआ। चीनी बेकिंग के दौरान सिर्फ केक को मीठा नहीं करती, लेकिन अगर चीनी का रेशियो यहां कम कर दिया जाए तो केक ड्राई और सख्त हो जाता है। बेकिंग रेसिपीज में जितनी चीनी बताई जाए आप उसको कम या ज्यादा ना करें, वरना रिजल्ट खराब हो सकता है। शुगर इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी चीनी अपनी तरफ पानी को अट्रैक्ट करती है और केक बेक होने के दौरान इवेपोरेशन कम होती है, जिसकी वजह से केक मॉइस्ट रहता है। जब बैटर तैयार हो जाए तो इसे 2 अदद 9 इंच के बेकिंग पैन्स में आधा आधा शामिल कर दें। इस रेसिपी से 2 अदद 9 इंच के चॉकलेट पाउंड केक तैयार होंगे। इन बेकिंग पैन्स में यहां बटर पेपर लगा दिया गया है। कुछ लोग केक को पैन पर ना चिपकने के लिए पैन पर पहले ऑयल लगाते हैं और फिर इस पे सूखे मैदे की कोटिंग कर लेते हैं। वो टेक्निक ब्रेड वगैरह के लिए तो ठीक है, खास तौर से आर्टिजन ब्रेड्स जैसे कि सारडो ब्रेड पर यूं करने से क्रस्ट अच्छा आता है, लेकिन इस केक पे क्रस्ट ना हो तो बेहतर है, इसलिए बटर पेपर लगाना बेहतर है। अब इन केक्स को ओवन के सेंटर वाले शेल्फ में रख दें और 30 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस या फिर गैस मार्क 4 पे बेक कर लें। आपने हर 10 मिनट बाद इस केक को चेक करना है। चॉकलेट केक को बेक करने का एक मसला यह है कि अगर ये ओवरकुक हुआ तो कोको पाउडर जल जाएगा और केक कड़वा हो जाएगा, इसलिए आपने वक्तन फवक्तन चेक करते रहना होगा। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि केक कच्चा तो नहीं? इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप केक को हल्का सा दबाकर चेक करें। अगर केक स्प्रिंगी है, यानी कि स्प्रिंग की तरह केक दबाने पे फौरन वापस अपनी जगह आ जाता है, तो समझें कि केक तैयार है। इस केक में केक हल्का सा अंडरकुक्ड है और यह मैंने खुद चेक किया है। यह काम पेस्ट्री शेफ ने नहीं किया। इस केक को मैंने इसी तरह हल्का सा अंडरकुक निकाल लिया था और अब इस केक को मैं अच्छी तरह ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। 1 घंटे में अपनी स्टीम और रेजिडुअल हीट में यह केक थोड़ा बहुत और पकेगा। आप केक को अंडरकुक करें या बिल्कुल सही पकाने के बाद ओवन से बाहर निकालें। केक को हमेशा ढककर 1 घंटे या फिर तब तक के लिए छोड़ दें जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। इसको हरगिज खुला नहीं छोड़ना है और इसको हरगिज काटना नहीं है, वरना स्टीम के फॉर्म में इसकी सारी नमी बाहर निकल जाएगी और ये केक ड्राई हो जाएगा। ये गलती हर दूसरा होम कुक करता है। प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ्स हमेशा केक को कवर करते हैं और यूं केक बहुत मॉइस्ट रहता है। केक की डननेस को चेक करने का एक और बहुत मकबूल तरीका है जो बिल्कुल गलत तरीका है। अक्सर लोग केक के सेंटर में एक छुरी डालकर चेक करते हैं। अगर छुरी साफ बाहर आए तो केक डन है, और अगर छुरी गीली बाहर आए तो मतलब है कि केक अभी और पकेगा। अगर आप भी यूं ही केक चेक करते हैं तो आप गलत करते हैं। एक तो ये कि केक में इतना बड़ा सुराख करने से स्टीम को बाहर निकलने का आपने आसान रास्ता दे दिया, जिसकी वजह से मजीद पकाने पर यह केक ड्राई हो सकता है।
और दूसरी वजह यह कि इस अमल के लिए स्टील की छुरी नहीं बल्कि लकड़ी की रफ टूथपिक का इस्तेमाल करें। महंगी वाली स्मूथ नोकीली टूथपिक नहीं, जो 10 से 20 रुपए का रफ टूथपिक का डब्बा मिलता है, वो वाली रफ टूथपिक केक में इंसर्ट करें। अगर ये साफ निकले मतलब कि केक पका हुआ है, और अगर ये गीली निकले जैसे कि इस केस में, तो मतलब केक अंडर कुक्ड है। इस केक को अंडर कुक करने की वजह क्या है? बेसिकली इस रेसिपी में हमने सस्ता वाला लोकल कोको पाउडर इस्तेमाल किया है और काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल किया है। समझें, मैदे से ज़रा ही कम कोको पाउडर इस्तेमाल हुआ है इसमें। यह कोको पाउडर हरगिज़ ओवरकुक नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी पहले से कड़वा होता है और अगर ये ओवरकुक हो जाए तो केक कड़वा हो जाता है। लेकिन यूं हल्का सा अंडर कुक करने से ये चॉकलेट केक आपको ऐसा महसूस होगा जैसे इसमें महंगा वाला कैडबरीज का या हर्शीज का कोको पाउडर इस्तेमाल हुआ है, जबकि इन दो केक्स में टोटल 150 रुपये से ज़्यादा का कोको पाउडर इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर आप इसकी जगह महंगा वाला कोको पाउडर यूज़ करेंगे और यूं ही केक ज़रा अंडर कुक निकालेंगे तो इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। मेरी पहचान फूड साइंटिस्ट है और मैं आपको कमर्शियल हो या डोमेस्टिक रेसिपीज़ हो, देसी हो या विलायती हो, हर तरह की रेसिपीज ना सिर्फ बनाना सिखाता हूं बल्कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्यों इस्तेमाल हो रहा है ये भी बताता हूं। इस फूड साइंटिस्ट चैनल का मकसद ना सिर्फ आपको एक सेट रेसिपी देना है बल्कि कुकिंग टेक्निक्स का सही इस्तेमाल सिखाना है। इस चैनल पर हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, हार्मफुल केमिकल्स, आर्टिफिशियल फूड कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल फूड साइंटिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फेसबुक पर किसी पेज को लाइक करना। लाल सब्सक्राइब के बटन के बराबर में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। इस घंटी पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।